क्या वजह है कि भारत आज भी पासपोर्ट इंडेक्स में इतना नीचे है? हमने चांद पर ले जाकर तिरंगा लहरा दिया। कई देश ऐसे हैं जहां पर हमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड सुनना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिर्फ यात्रा की सुविधा नहीं देता, वो दिखाता है कि आपके देश की कूटनीतिक ताकत क्या है, आपकी आर्थिक विश्वसनीयता क्या है और दुनिया में आपके नागरिकों के प्रति लोगों का भरोसा है या नहीं है। और ये रेसिप्रोसिटी नहीं है। जापान के लोग बिना वीजा के भारत आ सकते हैं, भारत के लोग बिना वीजा के जापान नहीं जा सकते। पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत कम होना दरअसल आपके देश के कमजोर होने की घोषणा है। आपको हैरानी होगी कि भारत में, दिल्ली में ही बाकायदा ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में लोग के लिए कहा जाता है कि वहां जाकर पूजा करने से आपको वीजा मिल जाता है। जिसको अमेरिका आने देता है उसे बहुत सारे देश बिना जांच परख के आने देते हैं कि अमेरिका ने जांच परख लिया, हमें जांच परखने की जरूरत क्या है। लेकिन जिसे अमेरिका हथकड़ियां लगा लगा कर वापस भेज रहा है उनके बारे में क्या? भारतीयों का व्यवहार विदेशों में यह प्रभाव दे रहा है, यह ऐसा महसूस करा रहा है कि भारतीयों को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहिए। मेरी तरह अगर आपका जन्म भी भारत में हुआ है तो बधाई हो, आपको मिला है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पर साथ ही मिला है एक ऐसा पासपोर्ट जो दुनिया घूमने का सपना तो देता है पर मंजिलों तक साथ नहीं देता। क्यों? आखिर क्यों? जब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दावा है कि वो उड़ान भर रही है तो उसका पासपोर्ट अभी तक जमीन पर क्यों अटका हुआ है? आखिर क्या वजह है कि भारत आज भी पासपोर्ट इंडेक्स में इतना नीचे है? हमने चांद पर ले जाकर तिरंगा लहरा दिया। कई देश ऐसे हैं जहां पर हमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड सुनना पड़ता है। पासपोर्ट इंडेक्स सिर्फ एक यात्रा की रैंकिंग नहीं बताता, ये बताता है कि दुनिया में हमें कितनी विश्वसनीयता के साथ देखा जाता है, हमें कितना सुरक्षित समझा जाता है, क्या हमें बराबर माना जाता है कि नहीं माना जाता है। और ये तय करता है कि हमें कितने मौके मिलेंगे, कितनी आज़ादी मिलेगी, कितनी पहुंच मिलेगी। क्यों यहाँ ताकत पर भरोसा नहीं है? आखिर ऐसा क्या है कि हमें माना तो गया कि हमारी ताकत बड़ी है, लेकिन दुनिया को उस पर कोई भरोसा नहीं हुआ? क्योंकि दरअसल पासपोर्ट इंडेक्स में हम ऊपर नहीं बढ़े, हम कई बार नीचे की तरफ गए। क्यों? विकास हुआ लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि अगर आवागमन की आज़ादी पर हर इंसान का हक है तो उन 140 करोड़ लोगों को इस चीज़ से क्यों वंचित किया जाता है? वो क्यों सीमा में कैद रहते हैं? वे क्यों ऐसे ऐसे रास्ते खोजते हैं जिन्हें हम डंकी रूट्स कहते हैं? और उस राष्ट्र के लिए क्या मायने हैं जिसका पासपोर्ट आज भी कमज़ोर समझा जाता है? तो क्या बदलेगा अगर हमारा पासपोर्ट ताकतवर हो जाए? कुल मिलाकर सवाल आज के वीडियो में यही है। नमस्कार, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं पासपोर्ट और पासपोर्ट की ताकत को। क्यों जरूरी है कि आज के समय में पासपोर्ट, किसी देश का पासपोर्ट ताकतवर हो? क्यों भारत के बहुत सारे लोग केवल पासपोर्ट बदल पाने की चाह में इतने कष्ट सहते हैं? क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो दिन ब दिन ज्यादा ग्लोबलाइज होती जा रही है, ऐसे में एबिलिटी टू मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, चाहे वो आप एजुकेशन के लिए कर रहे हों, काम के लिए कर रहे हों, व्यापार के लिए कर रहे हों, यहाँ तक कि शरण पाने के लिए कर रहे हों, ऐसे में ये वाली आज़ादी अक्सर बहुत महत्वपूर्ण होती गई है, हो गई है। ये एक ऐसी आज़ादी है जिस आज़ादी की वजह से आप दरअसल दुनिया में कहीं पहुंच सकते हैं और इसके अभाव में आप लगातार बॉर्डर्स में बंद रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिर्फ यात्रा की सुविधा नहीं देता, वो दिखाता है कि आपके देश की कूटनीतिक ताकत क्या है, आपकी आर्थिक विश्वसनीयता क्या है और दुनिया में आपके नागरिकों के प्रति लोगों का भरोसा है या नहीं है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए, जहाँ के लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं, बहुत सारी जगह जाना चाहते हैं, वे चलना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आज़ादी बहुत सीमित है। यह पूरी दुनिया की नज़र में आपकी पहचान नहीं बताता, आपकी औकात बताता है। सोच के देखिए ना, तुलना कीजिए, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ये ऐसे देश हैं जिन देशों में नागरिक बिना वीजा के लगभग पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और ये रेसिप्रोसिटी नहीं है। जापान के लोग बिना वीजा के भारत आ सकते हैं, भारत के लोग बिना वीजा के जापान नहीं जा सकते। कोई ऐसा नहीं है कि हम हर जगह रेसिप्रोसिटी मांग रहे हैं। और जैसे देखिए ना, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, ये वो देश हैं जिनके नागरिकों को हर बार हर दरवाजे पर जाकर खटखटाना पड़ता है, वीजा नाम की एक अनुमति पत्र की याचना करनी पड़ती है। जरा सोचिए क्यों?
अगर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से सोचे तो एशियन कंट्रीज माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। सिंगापुर है, जैसा बताया, दक्षिण कोरिया है, जापान है। इन पासपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। और यूरोप की अगर बात करें तो जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो हैं उनके पासपोर्ट मजबूत माने जाते हैं। 190 देशों तक दक्षिण कोरिया के लोग जा सकते हैं। भारत के मामले में ये घटकर 70 से भी कम देश रह जाता है, 50-60 देश के आसपास होता है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं? हम दुनिया भर में उसके बावजूद कम भरोसेमंद पासपोर्ट वाले देश की लिस्ट में आते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, फिर भी हमारे नागरिकों को हर एयरपोर्ट पे जाकर उस बेइज्जती से गुजरना पड़ता है जिसे पर्पल चैनल कहा जाता है। कभी विदेश के एयरपोर्ट्स पे जाइए, ऐसा बहुत बार होता है कि भारत जैसे देश के लोग लंबी लाइनों में लगते हैं बावजूद वीज़ा होने के, और उसके विपरीत जो ताकतवर कहे जाने वाले पासपोर्ट के देश के नागरिक हैं, उनके यात्री जो हैं, वो अपना पासपोर्ट लेते हैं और एक छोटे से रास्ते से लेकर होकर निकल जाते हैं। पासपोर्ट का ये छोटा सा जो पुस्तिका है, ये जो बुकलेट है, ये पावर डायनामिक्स को एक्सप्लेन कर रही है दुनिया में। आखिर कौन तय करता है कि कौन सा पासपोर्ट एक प्रिविलेज कहलाएगा और कौन सा पासपोर्ट, भारत जैसा पासपोर्ट, एक प्रॉब्लम हो जाएगा? आज हम इसी पर थोड़ा और गहराई से चर्चा करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन महत्वपूर्ण है, कोशिश कीजिएगा अंत तक देखें। सबसे पहले समझते हैं कि पावर ऑफ पासपोर्ट का मतलब क्या है। आप जानते हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो एक ऐसा समय था कि 1950 तक भारत और पाकिस्तान के मामले में, ये बड़ा रोचक फन फैक्ट है, सोचिएगा, जब देश आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ऐसे बहुत सारे परिवार थे जो कि बट गए। उनका आधा हिस्सा वहाँ था, आधा हिस्सा यहाँ था, और जाहिर है थोड़े दिन पहले तक तो एक ही देश था। तो इन लोगों के लिए भारत में एक नया पासपोर्ट बना जिसे भारत पाकिस्तान पासपोर्ट कहा गया। इस पासपोर्ट के लोग जो हैं वो किसी दुनिया के किसी और देश में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में वो खुलकर जा सकते थे, आ जा सकते थे। बड़ा रोचक तथ्य है। इस पासपोर्ट को देखिएगा, ये पासपोर्ट देखने में भी इतना ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास को छू रहे हों। खैर, पावर और पासपोर्ट ये आपस में बहुत गहरे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसलिए जब आपको कोई बताता है कि आप बहुत ताकतवर हो गए हैं, आप विश्व गुरु हो गए हैं, आप फन्ने खां हो गए हैं, ऐसे में सही बात यह है कि आपको उठाकर केवल पासपोर्ट देखना है और उसकी ताकत देखनी। टेक्निकली अगर हम बात करें तो पासपोर्ट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो किसी भी सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया जाता है, ये बताते हुए कि ये हमारे देश के नागरिक हैं। इससे व्यक्ति की पहचान होती है और नागरिकता की पुष्टि होती है। और अन्य देश, चूंकि उसके पीछे उस राज्य की मोहर लगी हुई है, इस वजह से वे इन नागरिकों को, इन देशों के नागरिकों को जब उनके यहाँ पहुंचते हैं तो कुछ विशेष अधिकार देते हैं, जिनमें से एक अधिकार टू पास द पोर्ट है, यानी कि जो एयरपोर्ट है उससे गुजर सकने का हक। आप वहाँ आए हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, पासपोर्ट, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत ही होता है। आप उसकी येलो लाइन को जब क्रॉस करते हैं तब आप उस देश की ज़मीन पर पहुंचते हैं, और पासपोर्ट आपको यह अनुमति देता है टू पास द पोर्ट। ऐतिहासिक तौर पर यही पासपोर्ट हुआ। लेकिन ये पासपोर्ट बराबर नहीं है, ये सत्ता की अभिव्यक्ति है। हम पावर ऑफ पासपोर्ट को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट इज़ अ डिग्री ऑफ मोबिलिटी दैट होल्डर एंजॉय अक्रॉस द बॉर्डर्स विदाउट अनड्यू ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शंस। ये केवल एक छुट्टी मनाने का मामला नहीं है कि आपका मन किया और आप छुट्टी मनाने चले गए। ये दरअसल आपके साथ जाने वाली वो पूरी की पूरी ताकत है जो आपके देश ने इतिहास से आज तक अर्जित की है, और उसका कुछ अंश प्रत्येक नागरिक में जाता है। मैं भारत में पैदा हुआ। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया, लोगों ने बार बार कहा कि सर आप कह रहे हैं कि जिस देश में पैदा हुए उस पर गर्व ना करें, तो अजीब बात है। ठीक है, अगर आप इस आधार पर गर्व करना चाहते हैं तो फिर आपको इसी आधार पर शर्मिंदगी भी लेनी पड़ेगी कि आप इस देश में पैदा हुए। आपकी कोई भूमिका नहीं थी इस देश में पैदा होने में, लेकिन आप इस देश में पैदा हुए और आपके ही समय में किसी अन्य देश में कोई एक अन्य बच्चा जन्म लेता है, और चूंकि वह उस देश में जन्म लेता है इसलिए उसे उस देश का पासपोर्ट मिलता है, आपको इस देश का पासपोर्ट मिलता है, और आप रियलाइज करते हैं कि सिर्फ इस जन्म से आपकी सत्ता में, आपकी ताकत में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। सवाल है फिर इस पावर को नापता कौन है? ये पावर दरअसल आपकी नागरिकता में निहित हो जाती है। हर साल एक रिपोर्ट आती है जिसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं। यह दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट को रैंक करती है कि इस आधार पर किस देश के नागरिक को कितने अधिक देशों में बिना वीजा या ऑन अराइवल वीजा से एडमिशन की अनुमति मिलती है।
इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये काफी टेक्निकल किस्म की चीज लगेगी, लेकिन दरअसल ये टेक्निकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ डेटा से तय हो रहा है, ये डिप्लोमेसी से तय हो रहा है। आपके देश को, आपके देश की डिप्लोमेसी ने कितने देशों के साथ ये समझौता कर लिया, उनको इस बात के लिए मना लिया कि वे आपके नागरिकों को आने दें, और उन देश के लोगों को, उस देश को कितना विश्वास है, कितना भरोसा है कि आपके नागरिक जब जाएंगे तो उससे उस देश का फायदा होगा, नुकसान नहीं। तो कुल मिला के मामला आपकी डिप्लोमेसी का है, आपकी कूटनीति का है, आपके राजनयिक नेटवर्क का है, और कितना दबाव, कितनी आर्थिक प्रतिष्ठा आपकी उस होस्ट नेशन में है, इससे तय होता है। क्योंकि जब आप वीजा फ्री प्रवेश देते हैं तो दूसरा देश आपको, अपने नागरिकों, अपनी सरकार, अपने देश के लिए भरोसेमंद मानता है। दुर्भाग्य से भारत के मामले में यही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। भारत के नागरिक जब कहीं पहुंचते हैं तो वहां के लोग अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी राजनीतिक, अपनी सांस्कृतिक चीज़ों के मामले में भारतीयों से उतना सुरक्षित महसूस नहीं करते कि वे अपने देश को कह सके कि आप प्रत्येक भारतीय को आने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और यही पावर ऑफ पासपोर्ट है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि इससे आपको यात्रा की बाधाएं कम होती हैं, आपकी मोबिलिटी बढ़ती है। ये मोबिलिटी केवल प्लेजर के लिए, केवल लेजर के लिए नहीं होती, ये राजनीति के लिए, ये बिजनेस के लिए, ये शिक्षा के लिए, ये अन्य किस्म की आर्थिक गतिविधियों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हो सकती है। किसी भी देश के लिए एक मजबूत पासपोर्ट इस बात का एक सिंबल है, प्रतीक है कि दुनिया में उस देश के यात्रियों पर भरोसा है। मामला भरोसा का है। कल्पना कीजिए कि दो नागरिक ए और बी, दोनों की शिक्षा समान है, महत्वाकांक्षा समान है, साधन भी समान है, पैसा भी है दोनों के पास, लेकिन अंतर यह है कि ए के पास एक पासपोर्ट है जो उसे 180 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति देता है, जबकि बी को केवल 50 देशों तक ही जाने की अनुमति है। अब ये दोनों बराबर नहीं रह गए। जब आज से 30 साल के बाद ए और बी दोबारा मिलेंगे तो पता लगेगा कि ए के पास, जिसके पास 180 देशों की यात्रा करने का मौका था, उसने न जाने कितने सारे अनुभव पूरी दुनिया से हासिल कर लिए होंगे, कितनी इज्जत, कितना सम्मान, कितनी आर्थिक शक्ति उसने हासिल कर ली होगी, और बी लगातार वीजा की लाइन में लगा रहता होगा। इससे दोनों के क्षितिज अलग हो जाएंगे, दोनों की कीमत अलग हो जाएंगी। बड़ी रोचक बात है। जिन लोगों के पास वीजा ऑन अराइवल होता है वे अक्सर सस्ती टिकटों से ट्रेवल कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि जिस दिन सस्ती टिकट होगी, टिकट खरीदना है और दूसरे देश में पहुंच जाना है। और जहां वीजा चाहिए वहां वीजा से तय होगा कि आप टिकट खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि वीजा होगा तभी तो आप टिकट खरीदेंगे, और नहीं तो कई बार आपकी टिकट जो है वह बहुत महंगी आपको मिलेगी। जब विद्यार्थी जा रहे होते हैं उस समय अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टिकटों की कीमतें कितनी ज्यादा हो गई। कुल मिलाकर यह जो पासपोर्ट का सवाल है, इसे केवल अंतर्राष्ट्रीय मामलों की चीज मानना बंद कीजिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि यात्रा, ये सही है कि यात्रा एक प्रिविलेज। आप कहेंगे क्या जाने की जरूरत है, भारत में रहते रहो। यस, जिसकी इच्छा है कि वह भारत से ट्रेवल नहीं करना चाहता वह ना ट्रेवल करे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हक है। लेकिन जो ट्रेवल करना चाहता है वह अगर इस बाधा के कारण ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, भारत में ही आप पाएंगे कि वे लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वे लोग जिनके पास विदेशों में जाने के वीजा हैं, उनका क्लास स्टेटस, उनकी जो वर्गीय क्षमता है, भारत में ही बाकी लोगों से भिन्न मानी जाती है। अगर आप कहें कि आपके पास अमेरिका का 10 साल का वीजा है, जो कि अमेरिका 10 साल का वीजा देता है मांगने पर, तो वह व्यक्ति जिसके पास अमेरिका का वीजा नहीं है, उसकी तुलना में आपकी सामाजिक हैसियत, रुतबा बेहतर माना जाता है भारत में। विदेश में तो खैर माना ही जाता है। यानी कि वह पासपोर्ट, जो पासपोर्ट आपको अलाउ करता है एक देश विशेष जाने के लिए, वह आपके सामाजिक रुतबे को अपने ही देश में बदल दे रहा है। सोचिए विदेश में क्या स्थिति होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हैरानी होगी कि कई देश, अगर आपके पास मान लीजिए केवल अमेरिका का वीजा है, तो कई देश ऐसे हैं कि अगर आपके पास अमेरिका का वीजा है तो वे आपको अपने देश में आने देंगे बिना उसका वीजा मांगे हुए, आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अमेरिका का वीजा नहीं है, तब आपको ज्यादा फीस देकर, वीजा फीस देकर वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वीजा मिलेगा तब आप जा पाएंगे। ये पासपोर्ट की ताकत है। यानी कि अमेरिकन पासपोर्ट की ताकत केवल अमेरिकी लोगों को ही नहीं, अमेरिका ने जिन लोगों को अपने देश में आने की अनुमति दे दी, उन तक कुछ हस्तांतरित हो गई। इसे आप कूटनीतिक ताकत, इसे आप पासपोर्ट की ताकत कहते हैं।
क्या मैकेनिज्म है? ये सवाल लोगों के बारे में बार-बार आता है कि जब भी रैंकिंग होगी, तो इस रैंकिंग में तो जो ताकतवर है वो ऊपर हो जाएगा, सच्ची बात है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रैंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं, भारत 77th पोजीशन पर है, बहुत बुरी स्थिति है। और कुल मिला के 59 देश ऐसे हैं जहां पर भारत को आने जाने की एक सुविधा मिलती है, तो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है या फिर आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इससे आपको पता लगता है कि कुल मिलाकर क्या रैंकिंग है। तो IATA का जो डाटा है उसके हिसाब से जो 199 देश 199 देश हैं, उसके नागरिकों के लिए 227 गंतव्यों तक वीजा की आवश्यकताएं वो स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर रैंकिंग करने की कोशिश करते हैं। यानी कि 199 देशों के पासपोर्टों को वो रैंक करते हैं। और कैसे रैंक करते हैं? 227 डेस्टिनेशंस ले ली हैं। उन 227 डेस्टिनेशंस तक किस किस देश के लोग निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं, उससे तय होता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। और जैसे हमने बताया कि भारत इसमें बहुत नीचे आता है, और इसीलिए यह वह चीज है जिसे आपको चिंता से देखना है। ये जो निर्बाध आना जाना है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वीजा फ्री हो सकता है या वीजा ऑन अराइवल हो सकता है। आजकल ई वीजा को भी कहते हैं। इसका मतलब है आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि मैं आना चाहता हूं और आपको आने दिया जाएगा। आप जाके एयरपोर्ट पर घोषित कर सकते हैं कि मैं आ गया हूं, मुझे आने दीजिए, या फिर आप पहले से इंटरनेट पर एक छोटा सा मैसेज डाल के कह सकते हैं मैं आना चाहता हूं, और आपको तो इंटरनेट से ही वह जानकारी मिल जाएगी, हाँ आप आ सकते हैं। इसे हम ई वीजा कहते हैं। लेकिन अब यह जब आप इन सारी चीजों को जोड़ते हैं तो आप पाते हैं कि अंततः यह इस बात का रिफ्लेक्शन ही होगा कि आप कितने भरोसेमंद हैं। इसलिए पासपोर्ट रैंकिंग में नीचा होना, पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत कम होना, दरअसल आपके देश के कमजोर होने की घोषणा है। देश के नागरिकों को देश की इस कमजोरी का कुछ हिस्सा मिलता है, वही आपके पासपोर्ट में दर्ज होता है। मान लीजिए कि एक यात्री है, मान लेते हैं दिल्ली का कोई अमित है, और वह दक्षिण पूर्व एशिया की किसी एक छोटे से बिजनेस ट्रिप की योजना बनाता है। भारतीय पासपोर्ट के हिसाब से उसे पहले वीज़ा के लिए आवेदन करना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अपने जहां वो जाना चाहता है, मसलन मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति इसकी से तुलना करें कि ठीक उसी समय में किसी अन्य व्यक्ति को, जो कि दक्षिण कोरिया का व्यक्ति है, उसे भी उसी जगह पे जाना है। वो सीधा अपना लॉकर खोलता है, उसके अंदर से बायोमेट्रिक पासपोर्ट उठाता है, सीधा फ्लाइट लेता है टिकट लेकर, और जहाँ वहाँ पहुँच जाता है। इसकी जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है उसे समझिए। आपको हैरानी होगी कि भारत में, दिल्ली में ही बाकायदा ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में लोग के लिए ये कहा जाता है कि वहां जाकर पूजा करने से आपको वीजा मिल जाता है। कितनी रोचक बात है ना कि हमारे यहाँ वीजा एक आकांक्षा की अभिव्यक्ति है जिसे मंदिर और मन्नतों से जोड़ दिया गया है, जो बताता है कि, और ये मंदिर और मन्नतें किसकी जरूरत होती है? हमेशा कमजोर की जरूरत होती है। बहुत सारे भारतीय नागरिक जो जब संपन्न हो जाते हैं, जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो ऐसे देशों की नागरिकता के लिए भागते हैं जिन देशों के पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उन देशों की नागरिकता, अगर आप बहुत अमीर हैं, आप करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो आपको दे दी जाती है। कितनी हैरानी की बात है। कुल मिलाकर यह जो पासपोर्ट पावर रैंक ऑफ 73 है, मोबिलिटी स्कोर ऑफ 75 है, इसे हमें शर्मिंदगी से देखना पड़ता है। भारत की रैंकिंग में उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम देखते हैं कि एक समय में 85 लोएस्ट और एक समय में 57, जो कि जिसे आप इंडिया की तरफ से पाया गया हाईएस्ट मान सकते हैं, फिलहाल 77th। यानी कि हम कुल मिलाकर कभी भी एक मजबूत राष्ट्र नहीं थे इसके लिए, पासपोर्ट की नज़र से। इसलिए आप इसके लिए आप किसी एक सरकार को दोषी ठहरा दें, किसी एक सरकार की कमी बता दें, ऐसा नहीं है। ये कुल मिलाकर पूरे देश पर दुनिया के भरोसे की कमी है, और ये भरोसा हासिल करना पड़ता है। ये घोषणाओं से हासिल नहीं होता। आप विश्व गुरु बनने की घोषणा करें, इससे दुनिया को आपको भरोसा नहीं हो जाता। आपकी अर्थव्यवस्था कैसा कर रही है, आपकी कूटनीति कैसा कर रही है, आपके नागरिक विदेशों में जाकर क्या कर रहे हैं, क्या वे एक लायबिलिटी बन जाते हैं, या उनके वहां होने से उन देशों को फायदा होता है। इससे तय होता है कि वे आप पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें तो कुछ देश हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये हमें थोड़ी सी सुविधा मिलती है बाधा फ्री आने जाने की, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल। मलेशिया की बात करते हैं, मालदीव्स की बात करते हैं, थाईलैंड की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। इन देशों में आपको निर्बाध तरीके से आना जाना मिलता है, और आप पाएंगे बहुत सारे भारतीय
आजकल टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए इन देशों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्कोरबोर्ड जान लेना, ये जान लेना कि वास्तव में भारत की रैंकिंग क्या है, ये तो कहानी का एक हिस्सा है। असल गहरा सवाल ये है कि why does a fast growing economy like ours with the global ambitions keep such a comparatively weak passport? Why this rank is so low is the real story. इस पर गंभीरता से विचार कीजिए, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करें, देखिए कहाँ आपको वीज़ा फ्री या निर्बाध वो मिलता है। या तो आपको आपके पास डिप्लोमेटिक या रेसिप्रोकल वीज़ा अरेंजमेंट्स हो, यानी कुछ देशों के साथ हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में हो कि आप उनके साथ ये अनुबंध कर सकें कि हम आपके नागरिकों को निर्बाध तरीके से आने देंगे, आप हमारे नागरिकों को आने दीजिए। भारत और नेपाल में आपको साफ साफ ये दिखाई देता है। भारतीय लोग लगभग, नेपाल के मामले में तो आपको पासपोर्ट भी होने की जरूरत नहीं है, भारतीय लोगों पर यकीन है और लगभग भारत के एक्सटेंशन की तरह या नेपाल के एक्सटेंशन की तरह हमारा देश, हम निर्बाध तरीके से नेपाल भूटान आ जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हमारा कोई अरेंजमेंट है वहाँ पर। ये पहला पक्ष है। हम बहुत सारे देशों के साथ ये अरेंजमेंट हासिल नहीं कर सकें। इसकी वजह यह है कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। इस बहुत बड़ी जनसंख्या में ऐसे लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है जो कि दूसरी जगहों पर जाकर बसना चाहते हैं, दूसरी जगहों पर जाकर कामकाज करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, कि किसी भी देश को भारत जैसे बड़े देश से व्यय हो सकता है। 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों का 10% अगर बाहर जाने लगे तो वह 14 करोड़ हो जाएगा, जो दुनिया की बहुत सारे लोगों की आबादी से ज़्यादा होगा, किसी की भी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है। इसलिए एक तो वह डर है जो कि दक्षिण कोरिया के साथ नहीं है, जो कि जापान के साथ नहीं है। रिलेटिवली छोटे देश हैं, उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, उनमें बहुत सारे लोग नहीं माइग्रेट करना चाहेंगे, और जो माइग्रेट करना चाहेंगे वो अपने साथ कुछ संपन्नता लेकर जाएंगे, कोई नुकसान की बात नहीं है। दूसरा, इस माइग्रेशन से रिस्क कब है। अमेरिका जैसे देश आपको हथकड़ियां लगाकर हवाई जहाजों में लाद कर वापस भेज रहे हैं। वो स्पेक्टेकल केवल अमेरिका के लिए नहीं है, वह स्पेक्टेकल यह बताता है कि पूरी दुनिया उसे देखती है और कहती है कि अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है, जैसा मैंने कहा था, जिसको अमेरिका आने देता है उसे बहुत सारे देश बिना जांच परख के आने देते हैं कि अमेरिका ने जांच परख लिया, हमें जांच परखने की जरूरत क्या है। लेकिन जिसे अमेरिका हथकड़ियां लगा कर वापस भेज रहा है, उनके बारे में क्या? वे सारे देश इसे भी तो देखेंगे ना, और उसके आधार पर कहेंगे कि इसका मतलब है कि भारतीयों को जहां तक संभव हो न आने दिया जाए, या पहले जांच परख लिया जाए, संतुष्ट होने के बाद व्यक्ति दर व्यक्ति तय किया जाए कि किसे आने देंगे, किसे नहीं आने देंगे। इसके अलावा एक अन्य पक्ष ये होता है कि जो इकोनॉमिक और ट्रैवल हिस्ट्री की लीगेसी होती है। अगर आप देखें कि बहुत सारे देशों के ऐसे पासपोर्ट होते हैं नागरिकों के, जिनमें वो अलग अलग देशों में जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। जब किसी की लगातार ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी है, और एक व्यक्ति की नहीं पूरे देश के स्तर पर ऐसी है, मसलन जापानी लोग, वे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं और हमेशा थोड़े समय के बाद अपने देश वापस आ जाते हैं, वो अपने देश को नहीं छोड़ना चाहते। और यह जो इतिहास है, यह तमाम देशों को यह भरोसा दिलाता है कि जापानी व्यक्ति आपके लिए चिंता की विषय नहीं है। वो आएगा, आपके देश में आकर कुछ पैसा खर्च करेगा और उल्टा वापस चला जाएगा, क्योंकि वे लगातार ऐसा करते रहे। इसके विपरीत भारतीय जैसे लोग भारत के लिए किस लिए जाने जाते हैं? बहुत सारे लोग इसलिए जाने जाते हैं कि वो पहली बार जब देश से निकलते हैं तो इसी उम्मीद के साथ निकलते हैं कि उन्हें वापस नहीं आना होगा। यानी कि वे जाते हैं और उसके बाद उनके पासपोर्ट की पहली स्टैंप जो होती है वही बाहर जाने की स्टैंप हो जाती है। उसके बाद वापस आने से बचना चाहते हैं। जो कुछ भी हो, वो शरणार्थी शिविरों में रहने को तैयार हैं, वो मीनियल वर्क करने को तैयार हैं, वो अब कई बार तो दूसरे देशों में से तीसरे देश जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे वापस आने से बचना चाहते हैं। यह सब जब कलेक्टिवली होता है, एक पैटर्न की तरह होता है, तो यही पैटर्न फिर अन्य नागरिकों के लिए एक बाधा बन जाता है। फिर आपकी छवि संकट में चली जाती है और इसलिए वे देश आपके पासपोर्ट को कमतर मानने लगते हैं। अंततः मामला छवि का है। इस बात को समझ जाइए कि कुल मिलाकर आपकी सॉफ्ट पावर, आपकी ब्रांड परसेप्शन ये तय करती है कि आपके पासपोर्ट को लोग कितनी अहमियत देंगे, आपकी नागरिकता, आपका देश उनकी नज़र में कितना महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक तौर पर भी भारत के साथ ये परेशानी है कि भारत एक उपनिवेश रहा है। उपनिवेश रहे देशों के साथ स्वाभाविक तौर पर यह संकट रहता है कि उनके बारे में ये आशंका रहती है कि वे बाहर जाना चाहते हैं और बाहर ही बसना चाहते हैं। तो यह जो औपनिवेशिक विरासत है, यह भी आपके साथ
लगी हुई है। पिछले 2-3 साल में कई देशों ने भारतीयों के प्रवासन को और मुश्किल बनाया है। खुद अमेरिका ने ऐसा किया, कनाडा ऐसा कर रहा है, यूरोप के कई देश ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में स्थिति और मुश्किल हो गई है। H1B वीज़ा के मामले में आपने से और निकटता से देखा था। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह स्थिति कि हम अपने पासपोर्ट को थोड़ा सा पावरफुल बनाना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि और कुछ नहीं तो टॉप 30 तक भी आ जाए, इसके लिए केवल हमारे स्तर पर कुछ चीज़ें कर देने से काम नहीं चलेगा। और कई सारी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें भी फिर बहुत सारे देशों के नागरिकों को अपने यहाँ उतने ही निर्बाध तरीके से आने की सुविधा देनी पड़ेगी। और हमारी उसको उसे लेकर सुरक्षा की चिंताएं हैं, बीमारियों को लेकर चिंताएं हैं, अन्य चिंताएं हैं। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पासपोर्ट एक तरह का वैश्विक सदस्यता कार्ड है, ग्लोबल मेंबरशिप कार्ड है। एक कमज़ोर कार्ड आपको स्थानीय इलाके तक सीमित रखता है और एक मजबूत जो आपका ये कार्ड होगा, ये मजबूत जो पासपोर्ट होगा, वो आपको दुनिया भर में अपने सपने पूरा करने के लिए और आनंद के लिए और अन्य किस्म के अच्छे अनुभवों के लिए पहुंचने की अनुमति देता है। हम कुछ जो छोटी-छोटी चीज़ें इसके लिए कर सकते हैं वो ये हैं, जो राष्ट्र के स्तर पर, संरचना के स्तर पर होगी उसके बारे में तो हमने बात की। लेकिन पहले भी हमने एक वीडियो में बात की है, एक व्यक्ति के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, वह भी अंततः इस पूरी छवि को प्रभावित करेगा। हम बाहर जाकर कंप्लायंसेस करते हैं कि नहीं करते। अभी हाल में हम लोगों ने एक वीडियो देखा जिसमें कि एक के बाद एक कई केसेस आए जिसमें भारतीयों को विदेश में शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ा गया। भारतीय हैं, विदेश की दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं और चीज़ों को छिपा ले जा रहे हैं और बाहर निकलते समय उनका बिल नहीं दे रहे हैं। ये छोटी-छोटी घटना, या सफाई को लेकर हम लोगों ने बात की। स्वच्छता का जो ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा है, या बाहर जाकर शोर शराबा कर रहे हैं। भारतीय जो जिस तरीके से हम यहाँ पर दिवाली मनाते हैं, जिस तरीके से यहाँ शोर शराबा करते हैं, विदेश में भी वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उसकी कल्चरली सेंसिटिव जगह हो, वहाँ ऐसा करना उचित ना हो। ये सारी चीज़ें अंततः आपकी छवि को प्रभावित कर रही होती हैं और यही छवि जो है अंततः दबाव बनाती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बहुत बार इन मामलों में ये नेगेटिव दबाव है। भारतीयों का व्यवहार विदेशों में यह प्रभाव दे रहा है, यह ऐसा महसूस करा रहा है कि भारतीयों को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहिए। फिर अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स का प्रश्न भी है जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर 140 करोड़ लोगों का यह देश, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर मानता है, एक टेक हब मानता है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर अगर आपके पासपोर्ट को मजबूत नहीं बना पाती हैं तो इसका मतलब कई बार हम नैरेटिव्स की दुनिया में हैं, हम वास्तव में दुनिया भर की नज़र में उतने पावरफुल हैं नहीं जितना हमारा दावा है। तो यह विदेश के लिए संदेश नहीं है, ये खुद हमारे लिए संदेश है कि हमें अभी काफ़ी यात्रा करनी है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, पैदा होने के आधार पर गर्व करना बंद करना होगा। और अंत में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वे सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने पासपोर्ट को ज़रा याद कीजिए। अगर आपकी दराज में, आपके लॉकर में रखा हुआ है तो उसे उठाइए, अपने हाथ में रखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में एक लेसर मोबिलिटी से संतुष्ट रहूँगा या मैं अपने आप को, अपनी पहुँच को और बेहतर बनाने की मांग करूँगा? क्या मैं अपने नीति निर्माताओं से, अपनी संस्था से, अपने देश से, अपने समाज से ये पूछूंगा या उन्हें प्रेरित करूंगा कि यात्रा की स्वतंत्रता कोई विलासिता, लग्जरी ही नहीं है, वो एक राइट है। मेरे अधिकार किसी अन्य देश के नागरिक के अधिकार से कम क्यों हों इस यात्रा के मामले में? क्या हमें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या हमें अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी की मांग नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि देश के नागरिकों को अब ये सवाल पूछना चाहिए। ये गतिशीलता, ये मोबिलिटी, ये आपकी ज़रूरत है, ये आपके वास्तविक अधिरचना जो होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी का हिस्सा है। इसलिए वैश्विक प्रतिभा आदान प्रदान, ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ, कामना करता हूँ कि इस भ्रम से बाहर निकलते हैं कि हम सबसे ताकतवर हैं, बल्कि इस मांग को रखना शुरू करते हैं कि हमें वास्तव में एक मीनिंगफुल सिटीजन ऑफ द ग्लोबल स्केल समझा जाए।
हम उस भरोसे को जीतने की कोशिश करें, जो भरोसा अभी दुनिया को हम पर उतना नहीं है जितना हम चाहते हैं कि हो।